गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारी 26th क्लास है और इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूँ। आपका जो एग्ज़ाम का पेपर होता है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है ना, वो एक लंबा क्वेश्चन होता है 8 या फिर 6 मार्क्स का, ठीक है ना। उसमें आता है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी का लायबिलिटी वाला सवाल, ठीक है। वो सवाल क्या होता है ना, मिक्सचर होता है सारे चैप्टर्स का। सारे चैप्टर्स में से थोड़ा नॉलेज अपना उसमें लगता है, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि सबका ही लगेगा, बट हाँ कुछ कुछ चैप्टर से लग जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है, और एक्चुअली क्या है ना, डिफ़िकल्ट नहीं होता बट लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। ये जो चैप्टर अपने पास है यहाँ पर ना, चैप्टर 11 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, इसमें 14 क्वेश्चंस है अभी इस मैट में, और ये सारे क्वेश्चन अब बहुत लंबे हैं। लंबा क्वेश्चन देख के स्टूडेंट एग्ज़ाम में एक बार डर जाता है कि इतना लंबा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, डेटा ऐसे लिखा हुआ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर अपने प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने उस डर को ओवरकम कर पाएंगे। कभी अगर जैसे कि एग्ज़ाम के पेपर्स तो तुम देखे नहीं होगे अभी तक, और कुछ जन देखे भी होंगे ऑफ कोर्स, तो वो लोग ना थोड़ा ना लंबा लिखता है, ऐसे थोड़ा गैप दे के, मतलब सपोज करो अगर मेरे मैट में तुमको वो 1 पन्ना का दिख रहा है या पौने 1 पन्ना का दिख रहा है, तो वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में 2 पन्ना का बन जाएगा, और 2 पन्ना का क्वेश्चन देख के आदमी परेशान हो जाता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में स्टूडेंट एकदम प्रेशराइज हो जाता है। प्लस देयर आर सो मेनी एग्जाम्स, मतलब बहुत सारे पेपर आपके चल रहे हैं, कोई ग्रुप 1 दे रहा है, कोई पूरा दोनों ग्रुप दे रहा है, तो वहाँ पर फिर ना स्टूडेंट को ना टेंशन हो जाता है, यार मतलब यहाँ पे गड़बड़ होने का स्कोप ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा गड़बड़ पता है क्या होता है, कि अपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़े। क्वेश्चन है बहुत ही सरल, क्वेश्चन होता है बहुत ही सरल, उसमें एकदम भी दिक्कत नहीं होता। दिक्कत कहाँ पे होता है पता है, अपना गलती, कि अपने हड़बड़ी करके पढ़ते हैं, ठीक है, और रेट गलत कर देते हैं कभी। और अब सपोज करो रेट भी गलत नहीं किया, तो कभी कोई अमाउंट को पढ़ने में कोई चीज़ ओमिट हो गया या मिस्टेक हो गया, तो वहाँ पर कहीं इंक्लूसिव लिखा है तो एक्सक्लूसिव कर दिए, कहीं एक्सक्लूसिव लिखा है तो इंक्लूसिव कर दिए, ये सारी मिस्टेक होती है, ठीक है ना। ऊपर से देखो ये लोग क्या करते हैं, लोग डायरेक्टली कभी तो बोल देते हैं कि इंटर स्टेट है फिर इंट्रा स्टेट है, कभी तो नहीं बोलते हैं, ठीक है। कभी डायरेक्टली लिख देंगे कि वो झारखंड से बिलोंग करता है, वहाँ पे रजिस्टर्ड है, लेकिन वो सामान सप्लाई कर रहा है आपको दिल्ली में, महाराष्ट्र में, ये सब जगहों पे, तो वो इंटर स्टेट हो गया इमीडिएटली। आप समझ रहे हो ना किस तरह से कन्फ्यूजन पैदा किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले ये चैप्टर में बार बार आएगा ये एक छोटा सा चीज़, इसीलिए मैं अभी बताना चाहूँगा। तुम लोग याद करो, जब मैंने सेक्शन 49 पढ़ाया था तुम लोगों को, सेक्शन 49 का 5th नंबर जो सब सेक्शन है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बात करना है मेरे को। क्या बात है बोल रहा है, उसमें लिखा हुआ था क्या, मैं बता देता हूँ कि आईजीएसटी का जो आईटीसी है वो आईजीएसटी से सेट ऑफ कर लीजिए, आईजीएसटी का लायबिलिटी से सेट ऑफ कर लो, फिर आप सीजीएसटी से एंड एसजीएसटी से ऑब्लिक यूटीजीएसटी से कर सकते हैं, ठीक है। उसके आगे छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है, इन दैट ऑर्डर, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना था पहले, जब मैं क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर रहा था, कि गवर्नमेंट चाहती है ऐसा कि पहले आप आईजीएसटी सेट ऑफ करो, फिर आप सीजीएसटी सेट ऑफ करो, उसके बाद आप एसजीएसटी सेट ऑफ करो, ठीक है। बट इसका एक और इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। वो इंटरप्रिटेशन क्या है सुन लो प्लीज। आईजीएसटी का जो आईटीसी है उसको आप आईजीएसटी के लायबिलिटी से सेट ऑफ कर देना, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में कोई भी प्रोपोर्शन में आप एडजस्ट कर सकते हो। ऐसा इंस्टीट्यूट के आंसर्स में हर जगह लिखा हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दिस इज वन मोर इंटरप्रिटेशन। अब जब अपने कोई लॉ पढ़ते हैं ना, स्पेसिफिकली टैक्स संबंधित, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत तरह की इंटरप्रिटेशंस आ जाती हैं, ठीक है, बहुत तरह का इंटरप्रिटेशन आ जाता है। इस इंटरप्रिटेशन से देखो नुकसान नहीं है, तुम सीजीएसटी पहले सीजीएसटी सेटल कर दो फिर एसजीएसटी सेटल करो, अल्टीमेटली जो तुम्हारा जीएसटी लायबिलिटी आएगा वो सेम ही आएगा। अभी अपने जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये बात एकदम क्लियरली दिख जाएगी अपने को, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बस बेसिकली क्या है ना, इंटरप्रिटेशन जो इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है ना उसको ही फॉलो करना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट कोई बोल रहा है कि भाई इस काम को ऐसे करना तो वैसे कर लो, क्योंकि एग्जाम में वैसे ही मार्क्स आएगा, ठीक है। अगर अपना बुद्धि लगाएंगे तो नहीं आएगा,
ठीक है, दोनों इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। वी आर गोइंग बाय द इंस्टीट्यूट का इंटरप्रिटेशन। आर वी क्लियर? ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे तो अपने को टेंशन नहीं लेना, अपने को आराम से धीरे धीरे से पढ़ना है क्वेश्चन को, कोई टेंशन लिए बिना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, क्या आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है? हाँ सर, कंप्लीट हो चुका है। सर खाली आरसीएम में 2-3 एंट्री बाकी था जो आप बोले थे एग्जामिशन वाला के साथ कोरिलेट करके पढ़ाएंगे। हाँ जी, पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो चैप्टर अभी हम लोग कर रहे हैं ना, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी, इसमें उसका रिक्वायरमेंट नहीं आएगा जल्दी से। तो हेंस आई एम स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर। दिस इज अ डिफिकल्ट चैप्टर, जनरली नो वन केयर्स टू टीच दिस। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एग्जाम में ये सब जो अभी पढ़ेंगे ना अपने क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है। मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं हो कि मेरा प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, मेरे को अवेयरनेस नहीं है कि इसको कैसे टैकल करना है, बोल के मेरे से मिस्टेक हो जाए और एक 8 मार्क्स का सवाल जो है वो बर्बाद हो जाए। वैसा नहीं होना चाहिए। द एग्ज़ाम में जो आया हुआ क्वेश्चंस है ना, बहुत ईजी है, बस शांति से पढ़ने का रिक्वायरमेंट है। जब रियल लाइफ में भी आपको डेटा मिलेगा तो वो तो आपको डेटा तो यू नो व्हेन यू वांट टू एक्सप्लेन समथिंग यू हैव टू राइट अ लॉट। ठीक है, आपको अगर आपको लिखने बोल दूँ कोई चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए तो आपको बहुत लंबा लंबा लिखना पड़ जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आप सोचो कि वो समझाने के लिए लंबा लंबा लिख रहा है, आप अगर लाइन पढ़ोगे ना तो इजीली और समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है और समझ में आ जाएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 14 तक क्वेश्चंस हैं जो अपने को अटेंड करना है। इसमें प्रीवियस टर्म का सजेस्टेड आंसर्स है, प्लस एमटीपी है। जो भी एमटीपीज आपके सिलेबस में जो आईसीए के वेबसाइट में मिल रहा था वो इसमें डाला हुआ है। अच्छा, लास्ट टर्म का जो सजेस्टेड है एज वेल एज नवंबर 23 का जो आरटीपी है उसको अपने अलग से कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, तो उसको एक बार साइड कर दो, वो इसमें नहीं है। बट बाकी सारा सजेस्टेड क्वेश्चन आंसर्स सब इसमें अवेलेबल है, प्लस एमटीपी भी अवेलेबल है। एमटीपी में भी 1-2 अच्छा सवाल अवेलेबल था तो यहाँ पर मौजूद है वो। ठीक है, इसको करने के बाद में एक रफ आइडिया मिल जाएगा। एंड लेट्स से फॉर द टाइम बिंग कि आपका जो अभी नवंबर 23 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो ये वाला चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब 50 मार्क का कर दिया जाएगा जीएसटी तब भी इस तरह का एक सवाल तो डेफिनेटली वो लोग रखेंगे, क्योंकि इन लोग का एक सिंपल मैकेनिज्म है कि डीटी में हमको ये रखना है टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन, तो हमको यहाँ पर भी एक जीएसटी लायबिलिटी कंप्यूटेशन रखना चाहिए। ठीक है ना, ताकि ओवरऑल नॉलेज चेक कर पाएँ। ठीक है, और फिर बहुत सारा ऐसा चैप्टर ना जिससे ना बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्शन ओवरऑल जानना इज इंपॉर्टेंट, बट एग्जाम्शन पे ही सवाल डेडिकेट करके 8 मार्क का डालना इज नॉट मतलब वायबल। उससे अच्छा तो एक नेट जीएसटी लायबिलिटी निकालने वाला सम में ही हम एग्जाम्शन का थोड़ा ज्ञान डाल देंगे, नहीं क्या? इस तरह से बात है। तो अभी क्वेश्चन 1 अपने स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाओ देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 1, मिस्टर अजय अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स, ठीक है, पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम। यहां तक कि अपने को 2-3 बात पता चल गया है कि भाई सामने वाला रजिस्टर्ड आदमी है, और सामने वाला रेगुलर स्कीम में फॉल करता है, कंपोजिशन स्कीम में फॉल नहीं करता है। ओके, बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन है, कोई दिक्कत नहीं है एकदम भी। आ जाइए, रजिस्टर्ड सप्लायर है और रेगुलर स्कीम में फॉल करता है, जो कि नीचे दिया हुआ इंफॉर्मेशन बता रहा है। किस महीने के लिए बता दो? अगस्त 2017 के लिए। टिप्स कैसे पढ़ेंगे सवाल को मैं बता दे रहा हूं। ये वाला जो पहला लाइन होगा ना, इसको गौर से पढ़ना, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। जैसे देखो इसमें 3 इंफॉर्मेशन मिला अपने को। क्या बोल रहा है कि पहला बोल रहा है कि वो रजिस्टर्ड आदमी, दूसरा बोल रहा है कि रेगुलर स्कीम में, और तीसरा बोल रहा है कि डेटा कब का है? अगस्त का है। आगे जाके क्वेश्चन में कुछ ऐसा पॉइंट्स दे सकता है कि भाई जुलाई महीने का ये सप्लाई था, ठीक है, अप्रैल महीने का ये सप्लाई था, तो उन सब से तो अपने को माथापच्ची करना भी नहीं। क्यों? क्योंकि अपने तो अगस्त महीना का बात कर रहे हैं। अच्छा, जब अगस्त महीने के बारे में सोच रहे हैं तो दिमाग में फटाफट आ जा रहा है क्या कि 10 तारीख तक GSTR1 जमा हो जाना चाहिए। कौन सा 10 तारीख? सितंबर 10 तक, अगस्त सितंबर, हाँ, सितंबर 10 तक GSTR1 जमा हो जाना चाहिए, और जीएसटी का लायबिलिटी कब तक पे हो जाना चाहिए? 20 तारीख तक। सर ये ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है क्या रेगुलर स्कीम में? हाँ, लिखा है ना रेगुलर स्कीम में, लिख दिया ना रेगुलर स्कीम में, तो 10 और 20 तो फिक्स हो गया ना अपना। आर बी क्लियर ऑन दैट? ये एग्जाम में पूछ नहीं रहा, ये खाली तुमको बता रहा हूं कि तुम कोरिलेट कर पा रहे हो कि नहीं अपने आप। ठीक है, ये सब इमीडिएटली आना चाहिए अपने को सवाल देखते ही। आ जाओ आगे, क्या बोल रहा है देखो।
इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स अपने पढ़ चुके हैं। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स क्या हुआ, दो स्टेट के बीच में, क्या हुआ, दो स्टेट के बीच में। आ जाइए नीचे आ जाइए, फिर बोल रहा है इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। तो देखो यहां पर भी देखो, अब दो इंफॉर्मेशन है, अगर भागेंगे हड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ी करेंगे। इंटर, इंट्रा और टैक्सेबल, और यहीं पर नॉन टैक्सेबल सप्लाई दे देगा तो आप उस पर जीएसटी कैलकुलेट करोगे क्या, आप तो जीएसटी नहीं कैलकुलेट करोगे ना। ये है मतलब सवाल का लैंग्वेज, अपने को लैंग्वेज पे हमेशा ध्यान देने का रिक्वायरमेंट है। सवाल बहुत ही ईजी रहेगा, आपका इंग्लिश लैंग्वेज मजबूत होना चाहिए, और वो मतलब लैंग्वेज वो प्रोनाउन वर्ब वाला नहीं, नॉर्मल वाला, मतलब नॉर्मल में मेरे को इंग्लिश पढ़ना आता है, हम प्रोसेस कर सकते हैं ढंग से पढ़ के, वो वाला चीज है, ठीक है। अब देखो नीचे अलग बात बोल दिया, ऊपर तो दोनों सप्लाई का बात किया था, जो कर रहा है सप्लाई, ठीक है, लेकिन यहां पर देखो क्या बोल रहा है, इंटरस्टेट परचेज, मतलब ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड था, ये इनवर्ड सप्लाई है, ठीक है ना। तो अपने को 10 लाख और 10 लाख और 2 लाख पे टैक्स निकालना है। 5 लाख पे जो टैक्स आएगा वो हमको आईटीसी की तरह मिल जाएगा, है ना। ही हैज द फॉलोइंग आईटीसी एट द बिगिनिंग ऑफ अगस्त 2017, ठीक है, अगस्त 2017 के बिगिनिंग में, मतलब 1/8/2017 को उसके पास ये डिटेल्स अवेलेबल था। क्या बोलो तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी 20,000, 30,000, 25,000। सर आप तो बोल रहे थे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी जनरली बराबर ही रहता है। हाँ जी, बराबर ही रहता है, ठीक है, बट सवाल में तो तुमको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा काम किया जाएगा, तो यहाँ पर भी वो काम कर दिया गया है, ठीक है। जनरल सेंस में जनरली आप जब भी देखोगे आप यही देखोगे कि आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी का वैल्यूज हमेशा सिमिलर रहता है। बट यहाँ के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एग्जाम में उस तरह से मत सोचो, एग्जाम में सोचो कि कुछ भी वैल्यूज और डेटा हमको मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। रेट्स ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आर 9%, 9% एंड 18%। अगर नहीं बोला जाता रेट तो अपने एक एजम्पशन लिख सकते हैं, नोट डाल सकते हैं कि वी हैव अज्यूम्ड द रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी टू बी 9% ईच एंड आईजीएसटी टू बी 18%। अपने तो कर सकते हैं ना ये काम, ठीक है। तो सवाल में 9 के बदले 6 भी तो दे सकता था, 6 6 12। सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना पढ़े 9% 9% 18% कर दोगे तो लड्डू हो जाएगा, ठीक है ना, वो काम अपने को नहीं करना है। आई एम गोइंग वेरी स्लो एंड द पर्पस कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ या बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर दे रहा हूँ, उसका एक ही पर्पस है कि आप एग्ज़ाम में गलती ना करो, क्योंकि ये बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल चीज़ है। इसमें गलती करके 8 मार्क का नुकसान करके मतलब यू नो व्यर्थ हो जाएगा पढ़ना ही, तो वो चीज़ अपने नहीं चाहते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ प्लीज़। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एप्लीकेबल। देखो सारा चीज बोल रहा है, अगर नहीं लिखा होता तो अपने बोलते, ये बात नहीं लिखा होता तो अपने बोलते ना कि भाई इस डेटा में टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैज बीन फुलफिल्ड। कंप्यूट द नेट जीएसटी पेएबल बाय मिस्टर अजय फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2017। 6 मार्क का सवाल है, मई 2018 का है, ठीक है क्या। आइए पढ़ते हैं क्या। सबसे पहले तो देखो सिंपल काम करेंगे। बोलो तो 2 लाख पे 2 लाख अपना क्या था, इंटरा 2 लाख था इंटरा, तो 2 लाख पे 9% करके फटाफट निकाल लेंगे। 2 लाख पे 9% करके फटाफट निकाल लेंगे। क्या आएगा बताओ, मेरे हिसाब से 36,000 आएगा, ऐसे ही आएगा क्या। नहीं, 36,000 तो टोटल आ जाएगा, 18%, 18,000 करके आएगा, टोटल करके 36,000 आ जाएगा, ठीक है, ओके है। उसके बाद 10 लाख पे अपने 18% निकालेंगे, विच विल बी 1,80,000, विच विल बी 1,80,000। अच्छा, तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी अपना कितना आ गया, मतलब इतना का लाइबिलिटी है आईटीसी बिना एडजस्ट किए, क्या है वो 2,16,000, 2,16,000, ओके। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाख पे 9% निकाला 18, 36, 10 लाख पे 18% निकाला 180, ठीक है ना। तो ये आपका मेन फिगर,
ठीक है जी। अब आईटीसी कर लें। आईटीसी में क्या बोल रहा है, 20, 30, 25 तो अपना ओपनिंग था, 20, 30, 25 तो अपना ओपनिंग था। उसके बाद क्या करना है, अपने को करना है, पढ़ते हैं क्या, इंट्रा स्टेट परचेस, मतलब विद इन द स्टेट परचेस। विद इन द स्टेट परचेस का क्या फायदा हुआ भाई साहब, सीजीएसटी का आईटीसी मिलेगा और एसजीएसटी का आईटीसी मिलेगा। आईजीएसटी का आईटीसी मिलेगा क्या, नहीं। तो 5 लाख पे मेरे हिसाब से 90 कुछ आता है, हाँ 45,000 आ गया, 45,000 ईच, सीजीएसटी 45,000, एसजीएसटी 45,000 आ गया ना दोनों जी। तो वो ऐड हो जाएगा 20, 45, 30, 45, 65, 75, 25। ये अपना आ गया क्या हिसाब, क्या ये अपना हिसाब आ गया कि इतना आईटीसी अवेलेबल है और इतना टैक्स पेएबल है, 216 टैक्स पेएबल है और सीजीएसटी 65, एसजीएसटी 75, आईजीएसटी 25 अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, तो अपने नेट टैक्स लायबिलिटी निकाल सकते हैं क्या, आराम से निकाल सकते हैं। पहले तो आप एक करो जीएसटी पेएबल, उसमें लिख दो 18,18,180, ठीक है ना, उसमें क्या लिखो 18,18,180। सबसे पहले भाई साहब आप क्या करो, सबसे पहले करो खुद का खुद से, ठीक है, आईजीएसटी का खुद से जितना हो सकता है उतना कर दो, सीजीएसटी का खुद से जितना हो सकता है उतना कर दो, एसजीएसटी का खुद से जितना हो सकता है उतना कर दो। तो 18 था, 18 में से 18 गया, फिर एसजीएसटी भी 18 था, 18 में से 18 गया, ठीक है, फिर आ गया बताओ 180, ठीक है, 180 में पहले तो क्या होगा 25 पूरा एडजस्ट हो जाएगा, 25,000 क्या था आईजीएसटी का आईटीसी, क्या था आईजीएसटी का आईटीसी। उसके बाद क्या आया कि भाई जो बैलेंस है यहाँ पर बताओ तो क्या है बैलेंस, आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए हर समय, खासकर ये चैप्टर करने के लिए, बिकॉज ये कैलकुलेशन मांगता है। और अगर अपने कैलकुलेशन यहाँ पर करना नहीं सीखेंगे, यहाँ पे प्रिंटेड आंसर्स मत चेक करना, मैंने जानबूझ के दिया है प्रिंटेड आंसर्स। आप अगर प्रिंटेड आंसर्स को देख के सीधा आगे बढ़ जाओगे बिना कैलकुलेटर को यूज़ किए तो फिर बाद में दिक्कत में आ जाओगे, तो ऐसा काम मत करना प्लीज़। आप मेरे को करके बताओ कि कैलकुलेशन में 65,000 माइनस 18,000 कितना हुआ अपना 47,000 हुआ जी, ठीक है ना, और 75,000 माइनस 18,000 कितना हुआ जी अपना 57,000 हुआ। तो आईजीएसटी में 25 बचा था ले लिए, सीजीएसटी में कितना बचा 47 बचा ले लिए, एसजीएसटी में कितना बचा है 57 ले लिए, उसके बाद भी 51,000 आ गया है। ये 51,000 का पेमेंट आपको करना है, ठीक है ना जी। तो ये आ गया आपका नेट टैक्स लाइबिलिटी जो अपने को एग्जामिनर निकालने बोला है। मेरे को एक बात बताओ, क्या ये दोनों वर्किंग अगर नहीं देंगे तो अपना काम होगा क्या, क्या आपको 6 मार्क्स में से 2 मार्क भी देने लायक रहेगा क्या एग्जामिनेशन? हो सकता है बाबू 2 मार्क्स दे देगा क्योंकि तुम आंसर निकाल दियो, लेकिन अगर ये दोनों पार्ट उसको नहीं मिलता है तो वो अज्यूम करेगा कि तुमने कोई से छाप लिया है और वो मार्क्स काट लेगा। तो ऐसा काम काइंडली मत करना। सिंपल सा फॉर्मेट है, थोड़ा सा काम है, उसको नहीं करने के चक्कर में अपना बड़ा लॉस तो नहीं करवा सकते ना, ठीक है। अपना ये वाला चीज खत्म हो गया। अब देखो तो क्या लिखा है, आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हैज बीन यूज्ड टू पे आईजीएसटी इन दैट ऑर्डर, ठीक है। तो आईजीएसटी को आईजीएसटी से कर लिया, फिर उसके बाद सीजीएसटी से किया और फिर एसजीएसटी से कर लिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है अपने को, कोई दिक्कत महसूस हो रहा है क्या? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। 14 क्वेश्चंस में से सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे छोटा और सबसे इजी, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद जो क्वेश्चन अपने करेंगे उसका स्तर हल्का सा ऊपर हो जाता है। आइए उसको भी अपने देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। देखने में छोटा लग रहा है, देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन अगर नहीं ढंग से पढ़े तो गड़बड़ कर बैठेंगे, ठीक है ना। तो ये मत सोचो कि कभी क्वेश्चन का अगर लेंथ छोटा आ गया तो वो इजी है, ये मत सोचो कि क्वेश्चन का लेंथ बड़ा आ गया तो वो हार्ड है। बड़ा क्वेश्चन इजी हो सकता है, छोटा क्वेश्चन टफ हो सकता है, ठीक है ना। सारा खेला इन्फॉर्मेशन का है, और इन्फॉर्मेशन अगर साफ साफ शब्दों में लिख दें तब तो दिक्कत ही नहीं है। साफ शब्दों में अगर लिख दूं इन्फॉर्मेशन तो दिक्कत ही नहीं है। बट एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आता है उसी तरह से तो अपने काम करेंगे। तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। आप देखो ये नवंबर 18 में 6 मार्क्स का आया था, ठीक है ना।
रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन आ जाइए। मिस्टर थिराज, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सर्विस, अच्छा मतलब सर्विस सेक्टर से है, बैंगलोर में है, कर्नाटका स्टेट में है, बैंगलोर शहर है, कर्नाटका स्टेट है, ठीक है ना, बैंगलोर का सेपरेटली तो कुछ अलग से है नहीं कहानी। हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, प्लीज 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 नोट द टाइम पीरियड इन द क्वेश्चन, नोट द टाइम पीरियड ऑलवेज इन द क्वेश्चन। फरवरी है, अगस्त है, जनवरी है, मार्च है, जो भी है आप यहाँ पे नोट करते हुए आगे बढ़िएगा, नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे। आ जाइए आगे, बोलता है इंटरा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है ना, 5,20,000, बहुत ही खुशी का बात है। इंट्रा मतलब बताओ तो क्या हुआ, विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट मतलब क्या हुआ, 9%, 9%। अगर कुछ आगे नहीं बोला है तो, अगर कुछ आगे नहीं बोला है तो ओके है ना, ठीक है जी। लीगल फीस पेड टू लॉयर लोकेटेड विद इन द स्टेट, क्या बोल दिया, अरे लॉयर में तो अपने एकदम पूरा अच्छी तरह से रट रखे हैं ना कि भाई लॉयर का सर्विसेज पे तो आरसीएम होता है, मतलब लॉयर का सर्विसेज जो रिसीव कर रहा है वो टैक्स भरते हुए चलेगा, वो टैक्स भरते हुए चलेगा, सामने वाला को लॉयर को भरने का दरकार नहीं है, लॉयर को भरने का दरकार नहीं है, ठीक है जी, बहुत ही अच्छा बात है। रेंट पेड टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर हिज ऑफिस बिल्डिंग, रेंट, ये एग्जाम्शन पढ़ाते टाइम में स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट के लिए एक बात किए थे ना, वो क्या बात था कि गवर्नमेंट खुद पे जीएसटी का बर्डन थोड़े ना डालेगा। गवर्नमेंट बोला कि भैया हम जीएसटी नहीं देंगे, हम जीएसटी नहीं देंगे, मेरा सर्विस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। फिर आया बात कि कुछ सर्विस पे तो जीएसटी लग जाएगा, कुछ सर्विस पे तो जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। अच्छा कुछ सर्विस पे जीएसटी लग जाएगा तो तुम दे दे मतलब रिसिपिएंट दे दो, हम नहीं देंगे, क्या रिसिपिएंट दे दो, हम नहीं देंगे। एक्सेप्शन क्या है इस केस में, पीवीटी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वेसल, सॉरी पोस्टेज एयरक्राफ्ट वेसल और ट्रांसपोर्ट, पोस्टेज एयरक्राफ्ट वेसल से जो सर्विसेज ली जाती है और ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज छोड़ के अगर गवर्नमेंट कोई भी तरह का सर्विस दे रहा है तो गवर्नमेंट बोलता है कि बाबू तुम ही आरसीएम में टैक्स भरते हुए चलना, हम तो टैक्स नहीं देंगे, हम ही बनाए हैं लॉ, मेरे से ही टैक्स लोगे बैठ के, हम ये सब अकाउंटिंग करें, अब तुम लोग का भी देखें अपना भी देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो तुम लोग का ही देखेंगे खाली, अपना नहीं देखेंगे, हम साफ इंसान हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, रिसीव्ड फॉर सर्विसेज टुवर्ड कंडक्ट ऑफ एग्जाम, बात एग्जाम लिख दी है, इन लव ऑल यूनिवर्सिटी पुणे। अच्छा बताओ दो, पुणे और कर्नाटका, पुणे महाराष्ट्र, कर्नाटका और महाराष्ट्र अलग अलग स्टेट है, तो ये वाला सर्विस को क्या बोलेंगे अपने, ये वाला सर्विस को अपने इंटर स्टेट नहीं बोलेंगे, क्या है ना, यहां पर बोला नहीं बट है ये इंटर स्टेट, तो आईजीएसटी पिक्चर में आ जाएगा, अपने को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा एग्जाम फीस के बारे में अपने क्या बात की है, एग्जाम का फीस के बारे में, एग्जाम को लेके कोई भी खर्चा के बारे में क्या बात की है, एक्जेम्पशन, क्या बात की है, एक्जेम्पशन, बात खत्म, ठीक है जी। अच्छा मेरे को ना एक चीज में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा तो तुम लोग देख के बता दो कि ये नंबर 1 और नंबर 4 सिमिलर नेचर का है और ये अलग नेचर का है, 2 और 3 कैसे कैसे, 1 और 4 आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, 2 और 3 इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज है कि नहीं है। ऐसा इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज है जिसपे टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको अपने एग्जेम्प्ट करेंगे, लवेबल वाला को, ठीक है ना, लवेबल वाला को एग्जेम्प्ट करेंगे और बाकी दोनों पे आरसीएम लगाएंगे और ऊपर वाला पे तो जैसे टैक्स जो बनता है वो तो बनेगा ही। आइए नीचे वाला लाइन पढ़ते हैं, कंप्यूट नेट जीएसटी लायबिलिटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी बाइफर्केशन में अगर नहीं भी बोला है तो अपने को बाइफर्केटेड वैल्यू ही दिखाना है, प्लस ऐड करके भी दिखा देना है, उसमें कुछ झमेला तो है नहीं, 20,000 करके 60,000 रुपये आ गया, दिखा तो भाई 60,000 रुपये पेमेंट करना है, 20,000 अलग से भी लिखा हो रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, 20,000 इस एग्जाम्पल ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी है ना, आईजीएसटी, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है।
रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी एंड 9%, 9%, 18% रिस्पेक्टिवली नहीं बोला होता तो अपने एज्यूम कर लेते। ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ये भी बहुत अच्छा बात है, बोल दिया है अपने को सामने चला के, नहीं बोलता तो अपने एज्यूम कर लेते हैं। आ जाइए नीचे, देखो क्या लिखा हुआ है, आउटवर्ड सप्लाई 5,20,000 पे, देखो 46,800 लिखा हुआ है, आप इस पे मत जाना, आप अपना बुद्धि लगाना और वापस से कैलकुलेट करना, ठीक है ना, इंटू 0.09, 46,800 आ गया। प्लीज एवरीबडी, आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप अपना कैलकुलेटर निकालिए और उसमें कैलकुलेशन करो। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करोगे तो एग्जाम में तो बाबू ये सब फिगर्स लिखे हुए नहीं मिलेंगे ना आपको, ठीक है। और जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ उसी स्पीड से चलो। आप आगे आंसर देख के कोई रेस तो जीतना नहीं है कि हम सर से आगे हो गए, तो मैं जिस स्पीड से चल रहा हूँ उसी स्पीड से चलो आप, बेटर रहेगा, ठीक है। अब आता है सर्विसेज टुवर्ड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन लवेल। तो ये देखो जो बात की अपने कि ये इंटर स्टेट है, हाँ ये क्या है, इंटर स्टेट है। अब इंटर स्टेट होने के वजह से ये एग्जेम्प्ट आईजीएसटी में तो डाला है और आईजीएसटी में डाल के एग्जेम्प्ट किया है, यहां पे डाल के एग्जेम्प्ट नहीं किया है। ये चीज दिखाना चाहता था मैं आपको, ठीक है। अपने को क्लियर है क्या ये छोटा सा चीज, है ना। अच्छा एक और बात बताएं क्या, अब आरसीएम में अपने करेंगे, आरसीएम में क्या हुआ था, इनवर्ट सप्लाई लिए थे, इनवर्ट सप्लाई पे हमको टैक्स देना है, तो उसको हम क्या करेंगे, 20,000, 30,000, 1800, 2700, 2700, ठीक है, 10,000 पे 900, ऐसे ही तो वर्क करता है ना, 20,000 पे 18, 30,000 पे 2700, ठीक है, वैसे करके 9 का मल्टीपल। तो ये दोनों तो इंटर था, ठीक है, यहां स्टेट गवर्नमेंट से लिया हुआ है, यहां विद इन द स्टेट बोला हुआ है। अगर आउटसाइड द स्टेट बोलता तो अपने इंटर कर देते, इसको घसका के इधर कर देते ना, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, ठीक है। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना है बताओ, 51,300। टोटल टैक्स लायबिलिटी है अपना क्या, 51,300। 51,300 में से ये तो आपको पे करना पड़ेगा, ये तो आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा एक नया सा बात जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी करते समय बार बार आएगा, वो क्या है आपको बता देता हूं। आरसीएम, जो आरसीएम में आप टैक्स दोगे ना, आरसीएम के अंदर जो आप टैक्स दोगे उस पर आप आईटीसी ले सकते हो, सुन लेना पहले फिर बोलना, उस पर आप आईटीसी ले सकते हो, ठीक है, बट आप उसको आईटीसी से एडजस्ट नहीं कर सकते हो। सर नहीं समझ में आया, वापस आपके पास 10,000 का क्रेडिट है, 10,000 का आईटीसी है, सीजीएसटी एसजीएसटी बाइफरकेशन भूल जाओ, 10,000 का टोटल क्रेडिट है, ठीक है, मोटा मोटा बात समझो, अपने आप अंदर का बात समझ में आ जाएगा। आपको 2,000 टैक्स आरसीएम में पे करना था, आरसीएम में 2,000 रुपए टैक्स का पे करना था, ठीक है। उस 2,000 को पे करने के लिए 10,000 का क्रेडिट यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। 2,000 कैश में पे करना पड़ेगा, 2,000 कैश में पे करने का तो उसका इनपुट क्रेडिट ले सकते हो, 2,000 कैश में पे करने का तो उसका इनपुट क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन 2,000 को आईटीसी से एडजस्ट नहीं कर सकते हो। मतलब आपके पास अवेलेबल आईटीसी था, आपका टोटल आउटपुट तो बना था 51,300, तो 51,300 को पूरा को एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको उसमें से आरसीएम वाला पोर्शन को अलग से कैश में पे करना पड़ेगा। ये तो लॉजिकल भी है ना, ये तो लॉजिकल भी है ना, सामने वाला टैक्स नहीं जमा दे रहा है, आप टैक्स जमा दे रहे हो उसके बिहाफ में, आप इस पे आईटीसी लोगे। आईटीसी लेने का पहला क्राइटेरिया क्या था कि सप्लायर भी तो जमा दे दे टैक्स, तो सप्लायर तो यहां पे जमा नहीं देने लायक है, लेकिन रिसिपिएंट को तो बोला गया कि तुम टैक्स जमा दे दो, रिसिपिएंट को तो बोला गया ना कि भाई तुम टैक्स जमा दे दो, तो यहां पर भी टैक्स का पेमेंट तो होना ही पड़ेगा ना। दिस इज ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन विच कैन हैपन कि भाई सरकार को अपना शेयर चाहिए, उसको तो दे दो। आईटीसी किसके लिए? आईटीसी आपका आउटवर्ड सप्लाई के लिए है। आईटीसी इज नॉट फॉर इनवर्ड सप्लाई का आरसीएम एडजस्टमेंट। इनवर्ड सप्लाई से जो आरसीएम पैदा हो रहा है उसको एडजस्ट करने के लिए आईटीसी पैदा नहीं हुआ है। आईटीसी किस लिए जन्मा है? आईटीसी जन्मा है आउटवर्ड सप्लाईज को मुक्त करने के लिए, आउटवर्ड सप्लाईज को कम करने के लिए। ठीक है ना, यहां तक अपने को क्लैरिटी आ गया तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो आउटपुट टैक्स पेबल अगेंस्ट आईटीसी कैन बी विच अगेंस्ट विच आईटीसी कैन बी सेट ऑफ 46,800 लेस आईटीसी ऑफ टैक्स पेड ऑन लीगल फीस एंड रेंट 4,500 तो आउटपुट टैक्स पेबल आफ्टर सेट ऑफ आईटीसी 42,300 ठीक है क्या?
तो पेबल कितना था, ये तो एडजस्ट करके आया, ये तो माइनस करने के बाद आया ना, माइनस करने से पहले क्या आया, ये आपका फाइनल आंसर है। इसको आप रिपीट करके यहां पे लिख दो, नेट जीएसटी लायबिलिटी ए प्लस बी 46,800 46,800। ठीक है, इंपॉर्टेंट था कि नहीं था, अभी पता चलेगा कैसे कि यहां पर ना इतना सारा नोट्स डालना पड़ेगा। अगर आप ये नोट्स नहीं डालोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने कोई से छाप लिया है, तो वो काम मत करना। एक एक लाइन का नोट्स है, लिख के सामने वाला का भी मन खुश कर दो। क्या बोल रहा है, सिंस लवेल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स एजुकेशन बाय रिकॉग्नाइज्ड लॉ, लिखा हुआ है क्या, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, तो तुम यहाँ पे एजम्पशन डाल देना कि भाई इंडियन लॉ में फॉल करता है, इसीलिए अपने लिए हैं। ठीक है, इट इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय वे ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूट आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। यहाँ पे देखो लिख भी दिया है कि इंडियन लॉ में फॉल करता है लवेल यूनिवर्सिटी। अगर फॉरेन लॉ में करेगा तब तो अपने नहीं लेंगे, और अपने उल्टा कान क्यों पकड़े कि भाई नहीं फॉरेन लॉ में करता था इसीलिए हम लिए नहीं। अरे भाई बोल उसको सीधा सीधा कि इंडियन लॉ में करता है, ठीक है ना। सर नाम लवेल है, ये लवॉल है, तो लवॉल हो गया तो थोड़ा ना बाहर का हो गया। यहाँ पे भी कितना सारा जो कंपनी खुल रही है वो सारा तो अंग्रेजी नाम पे ही खुल रहे हैं, तो उसको थोड़ा ना अपने बोलेंगे नहीं तो फॉरेन का नाम हो गया, फॉरेन कंपनी हो गया, वैसे नहीं होता है ना। ठीक है, आ जाओ आगे। In case of legal services provided by an educated to a business entity, GST is payable under RCM. It has been assumed that turnover of Thiraj exceeds 20 लाख। ये वाला पॉइंट का ना कुछ खास वो नहीं था, क्योंकि ये सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है। यहाँ पे तो रजिस्टर्ड बोल दिया ना, अब रजिस्टर्ड बोल दिया और उसके बाद वापस से कर रहे अरे 20 लाख से पार होगा, तो 20 लाख तो पार है, ये है तभी तो रजिस्टर्ड है। वॉलेंटरी भी तो हो सकता है, तो वॉलेंटरी ले लिया तब भी तो तुमको मानना तो सब कुछ पड़ेगा ही। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले लिया थोड़ा ना, हम तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिए हम तो टैक्स नहीं पेमेंट करेंगे, ऐसा थोड़ा ना करता है गवर्नमेंट। तुम वॉलेंट्री ले लो चाहे लॉ के वजह से लो, तुमको रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा ना भाई साहब। आ जाओ आगे। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सप्लाइड बाय इंटर एलिया स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट, जीएसटी इज पेबल अंडर आरसीएम बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। ये अपने एग्जाम्पशन में पढ़ चुके हैं, मैं याद दिला दूंगा कैसे पढ़े हैं, बट ये अपने कवर कर चुके हैं। और वापस से आएगा जब अपने वो आरसीएम और एग्जाम्पशन का कोरिलेशन करेंगे ना, तो ये वाला पॉइंट भी वापस से आएगा, तो उसको तब दिखा दूंगा सारी चीजों से मिक्स करा के, मैच करा के। आगे आ जाओ। द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मे बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स। हाउएवर टैक्स पेबल अंडर आरसीएम इज नॉट आउटपुट टैक्स, देयरफॉर टैक्स पेबल अंडर आरसीएम कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड thus will have to be paid in cash। ये लाइन इंपॉर्टेंट है और काइंडली आप भी इसको लिख के आ जाना, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि आपको आता है जीएसटी, ऐसा नहीं है कि आप हवा में करके आ गए हो। ठीक है, तो देखो अपने बोलते हैं क्या एग्जाम से निकल के कि भाई ये 6 मार्क का क्वेश्चन था, अपने तो इसमें पूरा एकदम फाड़ दिए, बढ़िया से किए, एकदम मार्क्स आके ही रहेगा। ठीक है, बट मार्क्स बाबू कब आएगा, मार्क्स तब आएगा ना जब अपना यहां से यहां तक पूरा आपने जितना इसमें बात लिखा हुआ है ना वो आप लिखो। वर्बेटिम नहीं लिखना है अपने को ऐसा, बट ये सारा बात अगर आप लिख रहे हो तब आप 6 मार्क्स के लिए एलिजिबल हो। अगर आप नोट्स नहीं देते हो तो 3-4 मार्क कर देगा आपका। ठीक है ना, कोई ये सब इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं दे रहे हो तब भी आपका मार्क्स रिड्यूस करेगा। तो वो उन लोग के ऊपर होता है कि वो लोग किस तरह से मार्क्स रिड्यूस करे, उसके लिए आईसीआई उन लोग को एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। बट अगर आपको ये जानना है कि भाई 6 मार्क में से 6 मार्क कैसे चाहिए, तो 6 मार्क में से 6 मार्क तब मिलेगा जब आप ये पूरा फॉर्मेट में ये टेबल बना के दोगे उनको, और ये एक्स्ट्रा नोट्स आप उसको लिख के दोगे, तब आपको वो 6 मार्क्स देगा, नहीं तो नहीं देगा। एम आई क्लियर? ओके जी, यहां तक अपने को क्लैरिटी है। ठीक है ना, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, मिस्टर उत्तम कुमार अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सर्विस, लिख दिया है, रजिस्टर्ड है, सप्लायर ऑफ सर्विस है, कोलकाता से है, मतलब WB रजिस्ट्रेशन है, हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो क्वेश्चन का पैटर्न अपने को समझ में आ रहा है, किस तरह का पैटर्न हो रहा है। क्वेश्चन में देखो पहले लाइन में लिखा हुआ है कि भाई रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ठीक है, कहाँ का रजिस्ट्रेशन है, कर्नाटका का है, वेस्ट बंगाल का है, गुजरात का है, कहाँ का, सब लिख देता है लोग। ठीक है, सप्लायर ऑफ सर्विस है, क्या गुड्स है वो भी लिख दे रहा है। ओके,
बोल रहा है क्या इंट्रा मतलब विद इन स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है 6,40,000 का। बहुत ही खूब, आगे चलते हैं। अमाउंट रिसीव्ड बाय के प्राइवेट लिमिटेड फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू कंपनी, ही इज द डायरेक्टर ऑफ के प्राइवेट लिमिटेड बीइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। मेरे को एक बात बताओ ना प्लीज, डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है उस पे जीएसटी तो आरसीएम में कंपनी जमा देता है ना, ऐसा ही कुछ है ना। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को जानना है कि यहाँ अपने डायरेक्टर का बात कर रहे हैं कि यहाँ अपने कंपनी का बात कर रहे हैं, अपने कंपनी का बात कर रहे हैं कि डायरेक्टर का बात कर रहे हैं। डायरेक्टर का बात कर रहे हैं तो डायरेक्टर तो मुक्त है, डायरेक्टर को तो टैक्स नहीं देना है। किसको टैक्स देना है? कंपनी को टैक्स देना है। तो उसका टैक्स लायबिलिटी अपने निकाल के बैठेंगे क्या? अपने तो निकाल के बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे, वो कंपनी का हेडेक है, कंपनी जाने, कंपनी को जो करना करे, नहीं करना है उसका हेडेक, अपना तो हेडेक नहीं है। तो ये वाला पॉइंट अपने को सॉर्टेड लग रहा है क्या? आगे चलते हैं। जहाँ पे भी डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी आ जाएगा ना, जैसे कापोला, व्हाट मतलब कापोला का क्या मतलब, भगवान में ऐसा नाम होता भी है नहीं होता है, तो इसे अपना बस कंफ्यूजिंग नेम्स ये लोग ज़बरदस्ती के ऐड करते हैं, स्टूडेंट पढ़ नहीं पाए, तकलीफ में आ जाए, दिमाग फ्यूज उड़ जाए। तो अगर ऐसा कुछ आता है ना, सीधा उसको सिर्फ उसका इनिशियल लेटर से ही पढ़ के आगे बढ़ जाना, ठीक है ना। उसमें इतना हमने को हेडेक का दरकार नहीं, क्योंकि ये इतना रेलेवेंट है भी नहीं। हाँ, बट के प्राइवेट लिमिटेड मत लिखना, कापोला प्राइवेट लिमिटेड ही लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना। पेड लीगल फीस टू सीनियर एडवोकेट फॉर वन लीगल मैटर विद इन द स्टेट बीइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। एक बात बताओ, हर जगह पे यहाँ बता दिया जा रहा है कि इंटर है कि इंट्रा है, इंटर है कि इंट्रा है। ये किस लिए कर रहे हैं? ये वाला टेबल के लिए ना। देखो टेबल में 2 ही कॉलम बनाया हुआ है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर इंटर होता तो एक आईजीएसटी का भी होता, जैसे पिछले वाले सवाल में था, है ना। आ जाओ। बोल रहा है 50,000 रुपया दिया, बहुत ही अच्छा। तो 50,000 रुपये आरसीएम में अपने को टैक्स देना है और उसका आईटीसी अपने ले सकते हैं, बट वो टैक्स जो जमा देंगे वो कैश में देना पड़ेगा अपने को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं आगे। अमाउंट रिसीव्ड फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिम एज अ कमेंटेटर टू अ लोकल रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बीइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। बहुत ही अच्छा बात है। अपने क्या पढ़े थे कि कोई इंडिविजुअल अगर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को अगर सर्विसेज दे रहा है तो वो एग्जम्प्ट है। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी को, वहाँ पे लोकल लिखा हुआ था क्या? अभी थोड़ा टाइम पहले तो एग्जामिशन का चैप्टर पढ़े हैं, लोकल लिखा हुआ था क्या? तो लोकल यहाँ पर लिख दिया। ये कन्फ्यूजन करने का एक तरीका है, वो तुमको कन्फ्यूज करना चाहता है। तुम बोलो कि टैक्सेबल है, क्योंकि इंडिविजुअल जब रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी को अगर अपना सर्विसेज देता है वही खाली एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। आइए नीचे फिर। अमाउंट रिसीव्ड फॉर एक्टिंग एज अ कोच इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स फ्रॉम वन लोकल चैरिटेबल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12 AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बीइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। तो इंट्रा स्टेट तो ये लोग लिख ही दिया है, उसमें तो कोई झमेला ही नहीं। अपना झमेला कहाँ पे कि ये एग्जेम्प्ट है कि ये एग्जेम्प्ट नहीं है। ये बाबू एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। रिक्रिएशनल एक्टिविटी में आ जाता है, जो कि दिया किसको जा रहा है? एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दिया जा रहा है जो 12 AA ऑफ इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। अपने को ये छोटा मोटा चीज़ याद रहेगा क्या? सर एग्जामिशन का तो पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इसको समझने के लिए या इसको इसका जवाब देने के लिए। मेरे को एक बात बताओ, कुछ चीज़ तो याद रहता ही है ना। जैसे एग्ज़ाम वाला बात कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, उसके लिए तो सारा फीस माफ़ था, ठीक है। छोटा मोटा ही बात है। रिक्रिएशनल एक्टिविटी वाला, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स वाला, इसी तरह का ना अलग अलग एडजस्टमेंट देगा, ठीक है। वन लाइनर अगर अपने एग्जाम्शन को वन लाइनर बना ले कि इसमें टैक्स पेबल है, इसमें टैक्सेबल नहीं, ट्रांजैक्शन तो अपने समझ ही चुके हैं। और देखो डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन आएगा भी नहीं एग्जाम में, जैसे ERCC वाला ट्रांजैक्शन, वो सारा ट्रांजैक्शन आएगा भी नहीं। बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन ही बोलेगा एग्जाम में। तो उसके लिए अपने को तैयार रहना चाहिए कि भाई अपने इस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। वन लाइनर बना लेंगे एग्जाम्शन को, उसको याद कर लेंगे थोड़ा सा, तो आराम से यहाँ पे दे पाएंगे जवाब, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ आगे? कंप्यूट नेट GST लाइबिलिटी CGST SGST IGST ऑफ मिस्टर उत्तम कुमार फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2018। एक बात बता दो ना कि उत्तम कुमार जो है वो इंडिविजुअल है, ठीक है, उसमें तो अपने को दिक्कत नहीं है। क्या ये चीज़ पढ़ते ही समझ में आ रहा था? कोई दिक्कत नहीं हो रहा था ना।
Rates of CGST, SGST, IGST is 9%, 9%, 18% respectively. All the amounts given are exclusive of CGST, SGST, IGST where applicable. यहाँ पे मार्क्स देखें, देखो बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया है क्या, 8 मार्क का कर दिया है। दिखने में छोटा है बट 8 मार्क का, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, दिखने में छोटा और तकलीफ दायक हो या फिर लंबा क्वेश्चन और इजी हो? ऑफ कोर्स लंबा क्वेश्चन और इजी हो। एग्जाम में फटेगा एक बार, लेकिन अपने सॉल्व तो कर पाएंगे ना। एग्जाम में तो देख के तो जरूर आदमी का फट जाता है, भाई 1.5-2 पन्ना क्वेश्चन आ गया, हायराम कैसे करें, हायराम कैसे करें, बट अपने को तो वहीं पर संयम मेंटेन करके ढंग से पढ़ के जवाब देना है ना, क्योंकि बिना जवाब दिए अपना काम बनेगा नहीं। एक और बात बताएंगे कि ये जो टेबल है सर, क्या इसी टेबल में इसी तरह से करने से आएगा क्या? तो आप अलग अलग टेबल का स्ट्रक्चर रख सकते हो, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर सेम रखना, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, CGST, SGST, IGST इफ देर इज अ ऑप्शन ऑफ IGST का ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना। उसके बाद आप लाइबिलिटी का एक बना, टैक्सेबल वैल्यू कंप्यूट करने के लिए अलग टेबल बना सकते हो, लाइबिलिटी कंप्यूट करने के लिए अलग टेबल बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है इसी तरह का फॉर्मेट यूज़ करना है। फॉर्मेट अपने कौन सा यूज़ करेंगे, जो लास्ट टर्म का जो क्वेश्चन आंसर वो लोग सॉल्व करके देंगे ना सजेस्टेड में, वो वाला फॉर्मेट यूज़ कर लेंगे। बिकॉज ये लोग भी क्या होता है ना, क्वेश्चन भी इन लोग का इवॉल्व होते जा रहा है, आंसरिंग का पैटर्न भी इवॉल्व होते जा रहा है, तो अपने लेटेस्ट वाला लेंगे। अच्छा, एक और इसी बात में याद आया मेरे को क्या, कि यहाँ पर आप देखोगे हर जगह लिखा हुआ है 2018, 2017, 2019, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका आंसर्स भी बैकडेट के हिसाब से है, आंसर करंट डेट के हिसाब से अपडेटेड है पूरा, ठीक है। करंट हिसाब से, करंट अमेंडमेंट के हिसाब से पूरा अपडेटेड है, तो अपने को टेंशन लेने का एकदम भी रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। पिछला वाला सवाल से सिर्फ एक लेवल ही ऊपर है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया, एक लेवल ही ऊपर है, ठीक है। तो जो मेन सप्लाई का था 6,40,000, उस पर तो आराम से अपना टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, तो प्लीज़ उसका टैक्स कैलकुलेट करो ना एक बार, टाइम लगाओ सब कोई, टैक्स कैलकुलेट करो, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अभी नहीं कैलकुलेट करेंगे ना अपने, तो एग्ज़ाम में भी हाथ नहीं चलेगा। 57,600, 57,600 वैसे तो FM जब पढ़ोगे तो ये चीज़ समझ में आ ही जाएगा, बट फिर भी एक बार बता दूं क्या, टैक्स निकालने के लिए क्या करते हो, 9% की 0.09 कंबाइंड वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं, इंटू 1.18, ठीक है। मतलब लाइक कि 10,000 इंटू 1.18 करेंगे तो अपने को 118% मिल जाएगा ना। अपने को 118% अगर चाहिए तो अपने डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं इंटू 1.18 करके। अपने को परसेंटेज का बटन दबाने का रिक्वायरमेंट है क्या एग्जाम में? ये तो FM का टीचर जो भी होगा आपका, वो आपको एकदम क्लैरिटी दे देगा इस बारे में, मेरे को लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत होगा, ठीक है। फिर भी आपको जो कंफर्टेबल लगे, 9 दबा के % दबाना है, जैसे भी करो ओके है, बट मैथ्स भी थोड़ा क्लियर कर लें जीवन में तो अच्छा रहता है, ठीक है। अभी नहीं भी अगर हो पाएगा तो दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। 0.09 और 9% वाला बात। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम K प्राइवेट लिमिटेड फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कंपनी बीइंग इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। तो डायरेक्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उस पे कंपनी RCM में टैक्स देती है, जो रिसिपिएंट है यानी कि उत्तम कुमार, उसको तो टैक्स लायबिलिटी का कोई लेना देना ही नहीं है उसको, तो यहाँ पर नील आ गया, देखो आपने देख पा रहे ना, 5 लाख नील। और देखो यहाँ पे लिख भी दिया है, नीचे नोट तो दिया ही दिया है, ऊपर भी लिख दिया, एज्यूम दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू K प्राइवेट लिमिटेड बाय उत्तम कुमार इज इन कैपेसिटी ऑफ बीइंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और यहाँ पे लिखा हुआ भी था इज अ डायरेक्टर ऑफ K प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। बार बार एक पॉइंट को रिपीट कर देने से, वन लाइनर लिख देने से कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मेट मेंटेन करके उसको बार बार दिखाना। तुम एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसका सोल पर्पस क्या है कि एग्जामिनर को तुम दिखा पाओ कि भाई मेरे को आता है, मेरे को आता है। आप ये मत समझो कि मेरे को नहीं आता, ठीक है ना। देखो लीगल फीस के बारे में आ गया, लीगल फीस पेड टू सीनियर एडवोकेट ऑन लीगल मैटर विद इन द स्टेट बीइंग इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। 50,000, 4,500, 4,500 RCM में टैक्स आ गया ना। इस लाइन का कुछ खास महत्व मेरे को तो नहीं लगता। ये लोग बोल रहे हैं कि 20 लाख से ऊपर हो गया होगा उत्तम का, लेकिन वो तो रजिस्टर्ड आदमी है ही है, ठीक है। ये चीज़ मैं वापस एक बार बता दूं कि
लीगल सर्विसेज जब एक रजिस्टर्ड एंटिटी को मिलता है तो आरसीएम में टैक्स है, इंडिविजुअल कोई लेगा तो आरसीएम में टैक्स जमा देने वाला है भी नहीं, ठीक है ना। तो ये प्रीवियस साल में 20 लाख पार हुआ है कि नहीं, ये तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिमिट चेक करने के लिए ना, बट ऊपर में तो अपने को बता ही दिया है कि भैया रजिस्टर्ड है। तो आई थिंक यू कैन स्किप दिस, आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम, एंड ऑल्टरनेटिवली लिख भी दोगे तो कोई खास समस्या नहीं है, ठीक है। मोटा मोटी न्यूट्रल पॉइंट है ये वाला, सिर्फ ये वाला। आरसीएम वाला बात तो बताना जरूरी है कि ये आरसीएम में है और सामने हम टैक्स दे रहे हैं और इसका कैश में जमा करेंगे, वो सब तो है ही, बट ये पिछले साल 20 लाख पार हुआ है कि नहीं, वो मेरे हिसाब से न्यूट्रल पॉइंट रहेगा एक तो। फिर उसके बाद आ गया अमाउंट रिसीव्ड फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड एज अ कमिटेटर टू लोकल रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बीइंग एन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। तो देखो निकाल दिया ये लोग, ठीक है। 50 के केस में तो 4500 आ गया था, लेकिन 1/20 के केस में निकाल लो तो 10,800 आ गया, ठीक है। कभी ये भी तो चेक कर लो कि मेरा भी तो गलती हो सकता है, तुम लोग को बोलने का मौका मिलेगा सर आपने गलती किया, अच्छा लगेगा, उसी हिसाब से सोच लो कि कैलकुलेटर हाथ लगा लेंगे। आ गया ये प्लीज। फिर बोल रहा है कि भाई कोच की तरह जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी के द्वारा आपने चैरिटेबल एंटिटी को सेवाएं दी हैं वो नील हो गया, उसमें कोई टैक्स नहीं है। तो यहाँ पे 2 नील आया, लेकिन ये क्या चीज की वजह से आया, सामने वाला आरसीएम दे रहा है रिसिपिएंट एट द रेट आरसीएम, और यहां पे है एग्जेम्पशन। क्या ये दोनों ही एग्जेम्पशन है क्या? नहीं, यहां पर तो टैक्स पे हो रहा है, कंपनी पे कर रही है, उत्तम कुमार नहीं पे कर रहा, कंपनी पे कर रही है, के प्राइवेट लिमिटेड पे कर रहा है, और यहां पे तो एग्जेम्पशन ही मिल गया कि भाई यहां पे एग्जेम्प्ट है, बहुत ही अच्छा बात है। अब देखो टोटल टैक्स पेबल यहां पे आ गया ना 4500, 10,800, 57,600 को मिला के, ठीक है ना, 79,200, जिसमें कि अपने को जो सीनियर एडवोकेट से अपने लिए थे 50,000 वाला, उस पर 4,500, 4,500 करके जो अमाउंट आया था, उस पर तो अपने को टैक्स पे करना है ना कैश में, तो वो नीचे आएगा यहाँ पर, ठीक है, कैश पेड। तो क्या आ गया, आउटपुट टैक्स पेबल अगेंस्ट विच आईटीसी कैन बी सेट ऑफ, क्या है 68,400, ठीक है। तो अपना मेन आंसर तो यही है, और ये पे नेट करके इसको यहां पे भी लिख देंगे, आउटपुट टैक्स पेबल आफ्टर सेट ऑफ आईटीसी नेट जीएसटी लायबिलिटी इज 68,400, ठीक है। आपने सारा चीज दे दी है, ठीक है, यहां से ये माइनस करके ये वाला फिगर भी दे दिए, ये वाला फिगर भी दे दिए, सब चीजें दे दिए, ताकि सामने वाला को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि हमको नहीं आता, हमको आता है, इसीलिए यहां पर ये भी निकाल के दे दिया है लोग, देखो 63,900 भी दे दिया, नहीं तो आंसर तो यहां पे खत्म हो गया। बट आईटीसी माइनस तो करना पड़ेगा ना, आईटीसी माइनस तो करना पड़ेगा ना, ओके हो गया। अच्छा, ये चीज अपने सोच पा रहे हैं कि एक चीज खाली बताओ ना प्लीज, 79,200 में 4,500 इंक्लूडेड है और 4,500 माइनस भी करना है, मतलब 2 बार 4,500 है, समझ में आया क्या? मतलब 79 और 63 का डिफरेंस अगर अपने निकालेंगे तो 9,000 आएगा क्या? देखो ना 63, 72, मतलब एक तो 72,900 में 4,500 है जो नहीं होना चाहिए था, क्यों? उसको तो हमको पे करना है नॉर्मली, वो तो मैंने इनवर्ट सप्लाई की वजह से जनरेट हुआ, आउटपुट सप्लाई की वजह से जनरेट नहीं हुआ, तो उसको माइनस करके निकाल दिया कि भाई ये एक्चुअली अवेलेबल है जिसपे आउटपुट सप्लाई का टैक्स लायबिलिटी है, और इसको अपने आईटीसी से एडजस्ट करते हैं। तो अपने दोनों काम कर दिया, आईटीसी से एडजस्ट करके एक नेट ऑफ फिगर भी ला दिए और मेन फिगर भी ला दिए, अपने दोनों फिगर ला दिए ना, ताकि अपने को समझ में आए, देखो दोनों फिगर अवेलेबल है, ठीक है। एग्जाम में प्लीज ऐसे ही करना, कुछ और तरीका से काम मत करना, ठीक है। दिस इज अ बेटर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। 2-2 टेबल बनाओगे तब भी ये रिप्रेजेंटेशन आप कर देना। फिर देखो सारा नोट्स लिख दिया यहाँ पे, सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर टू द कंपनी आर टैक्सेबल अंडर आरसीएम एंड दस टैक्स लेविड देयरऑन शैल बी पेड बाय कंपनी, बहुत ही अच्छा बात है। सीनियर एडवोकेट को जो सर्विसेज दिया गया उस पर ये उत्तम कुमार खुद टैक्स जमा देगा आरसीएम के अंदर में, कैश में। रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी by an individual as a player, referee, umpire, coach, team manager or participation in a sporting event organized by recognized sport body is exempt, ठीक है। However, commentator to local recognized body जो है वो exempt नहीं है। Services by way of coaching in recreational activity relating to sports by charitable entities registered under 12A of Income Tax Act are exempt, ठीक है। Amount available in electronic rate ledger may be used for making payments towards outward tax. However, tax payable under RCM is not output tax. ठीक है, ये वाला बात उन लोग को ना लिख के दे दो, उन लोग के ना
दिमाग में रहता है कि सामने वाला को पता नहीं है, ठीक है। तो ये बात अपने लिख के देने की भाई आरसीएम में जो टैक्स पे करना पड़ा है दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई एंड नॉट ऑन अकाउंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड दैट हैज टू बी पेड इन कैश एंड कैन नॉट बी एडजस्टेड विद आईटीसी, ठीक है। ये मूल बात है जो एग्जामिनर को कम्युनिकेट करने का है रिक्वायरमेंट अपने को। ओके, आगे देखें क्या, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। चलो, ये एक लेवल और ऊपर है, ठीक है। जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर, कोई खास नहीं है। थोड़ा लंबा ज़्यादा है तो टेंशन सा है, अरे राम इतना लंबा क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा तो पक्का टेंशन हो जाएगा। बट ऐसा टेंशन वाला नहीं है, ये डर अभी मिटेगा जब अपने ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ना प्लीज। क्या बोल रहा है, मिस्टर ग्रे अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन under regular scheme provides information in respect of supplies made during the month of April 2019। मतलब रजिस्टर्ड बंदा है, रेगुलर स्कीम है और अप्रैल 19 का डेटा है। बहुत ही अच्छा। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 1 लाख, मतलब 2 स्टेट के बीच में जो सप्लाई किया है वो 1 लाख का है। बहुत ही अच्छा। फिर बोला विद इन द स्टेट 500 पैकेट ऑफ डिटर्जेंट 400 रुपया अलॉन्ग विद अ प्लास्टिक बकेट ऑफ 100 रुपया, ठीक है, विथ ईच पैकेट बीइंग अ मिक्स्ड सप्लाई। रेट ऑफ जीएसटी ऑन डिटर्जेंट इज 18% एंड ऑन प्लास्टिक बकेट इज 28%। मेरा बात समझ में आया क्या आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सप्लाई का चैप्टर का भी ज्ञान आ गया। अभी तक अपने देख रहे थे एग्जामिनेशन और आरसीएम वाला ज्ञान आ रहा है, यहाँ पे सप्लाई वाला भी आ गया कि भाई कॉम्पोजिट सप्लाई करके क्या करेंगे, उसमें रेट आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारा बात भी आ जाता है। दिस इज अनदर काइंड ऑफ एडजस्टमेंट, दिस इज अनदर काइंड ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है ना। बात ओके हुआ क्या अपना। अच्छा, लाइन में जब अपने पढ़ रहे हैं तो अपने को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्या। हाँ सर हो रहा है। क्या बोल रहा है कंफ्यूजन में कि भाई 400 रुपया में डिटर्जेंट और बाल्टी दोनों आ गया ना, मतलब 300 का डिटर्जेंट था, 100 रुपये का बाल्टी था, ऐसा ही तो बोलना चाहता है। और 100 रुपये का बाल्टी पे 28% था। तो सिंस ये क्या है, ये है आपका मिक्स्ड सप्लाई, और मिक्स्ड सप्लाई में हायर रेट अपने ले लेते हैं। डिटर्जेंट के साथ बाल्टी देना जरूरी तो है नहीं, डिटर्जेंट ले रहा है तो बाल्टी लेगा जरूरी है नहीं, बाल्टी उसका दोनों का मतलब साथ में बिकना बहुत जरूरी तो नहीं। बाल्टी इज जस्ट प्रमोशनल एक्टिविटी, बिकॉज घर की जो लेडीज होती हैं उन लोग को बाल्टी देने से ना, फ्री सामान देने से उन लोग को अच्छा लगता है। तो बाल्टी का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, बाल्टी घर में होगा ही ऑलरेडी, बाल्टी से डिटर्जेंट का उतना कोई लेना देना है नहीं। दैट इज मिक्स सप्लाई, दिस इज नॉट कॉम्पोजिट सप्लाई, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। अब आज जो नीचे एक लाइन पढ़ रहा था, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल टू पिनाकल अ प्राइवेट कोचिंग सेंटर प्रोवाइडेड ट्यूशन टू स्टूडेंट ऑफ 10 to 12 बीइंग इंट्रा स्टेट सप्लाई। मेरे को एक बात बता दो ना, ये जर्नल शब्द पढ़ के क्या ये बात याद आ रहा है कि ये सब चीज कॉलेज लेवल का है। कॉलेज लेवल में साइंस में बहुत सारे जर्नल्स होते हैं, जिसमें अपडेटेड जर्नल्स होता है, जिसमें रिसेंट जो पेपर्स पब्लिश्ड होते हैं साइंटिस्ट द्वारा, पीएचडी होल्डर्स द्वारा, बहुत नया नया चीज़ आता है, वो सब महंगा महंगा आता है। तो उन लोग को खाली उसका एग्जाम्शन मिला, बाकी कोई को एग्जाम्शन नहीं मिला। ये वही बाकी कोई है, तो बाकी कोई को एग्जाम्शन नहीं मिला, मतलब बाकी कोई पे टैक्स लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बाकी कोई है, वो क्या कॉलेज है, नहीं ना, वो क्या कॉलेज है, नहीं, ठीक है। अब उसके बाद देखो एक छोटा सा और एडजस्टमेंट भी दे दिया है लोग, ये ना नया एडजस्टमेंट है, देखना क्या बोल रहा है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आउट ऑफ विच इनवॉइस ऑफ गुड्स वर्थ 20,000 इज मिसिंग एंड नो आउट अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल। बोला 70,000 का इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है, लेकिन 20,000 का इनवॉइस अवेलेबल नहीं है और कोई भी और तरह का इनवॉइस अवेलेबल नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। तो वो 20,000 क्रेडिट आप ले पाएंगे क्या। ये चीज़ क्या चीज़ चेक कर रहा है, वो 16 नंबर सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके पास इनवॉइस नहीं है तो आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नीचे आ जाइए प्लीज। रिपेयरिंग ऑफ बस विथ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 20 पैसेंजर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट इट्स एम्प्लॉय फ्रॉम देयर रेसिडेंट्स बीइंग इंटर स्टेट सप्लाई। मेरे को एक बात और बताओ, क्या अपने को सेक्शन 17 याद है जो ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में है। सेक्शन 17 का 5 प्रिसाइसली इज अबाउट ब्लॉक्ड क्रेडिट, आई गेस सो, ठीक है ना। 17 का कुछ नीचे वाला पोर्शन में शायद 3 और 4 5, हाँ 5 के अंदर ही है, ठीक है।
तो ब्लॉक्ड क्रेडिट में क्या बोलता है भाई कि अगर आप 13 से कम सीटिंग कैपेसिटी का कोई व्हीकल खरीद रहे हो तो उस पर आपको जीएसटी नहीं मिलेगा। 13 से ज़्यादा का खरीद रहे हो तो जीएसटी मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सोचो और बताओ प्लीज़। मिल जाएगा ना? 13 से अगर ज़्यादा का है तो मिल जाएगा। तो यहाँ तो बस है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय लोग के लिए यूज़ है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए ट्रक खरीदा, उसमें भी तो मिल जाएगा ना। तो सर यहाँ पे तो उसका खरीदने का बात ही नहीं हुआ है, यहाँ पे बोला रिपेयर। अरे मेन चीज़ पे, मतलब अगर कार पे मेरे को आईटीसी मिलेगा तब तो उसका रिपेयर पे भी मिलेगा, बट अगर कार पे आईटीसी नहीं मिला तो उसका रिपेयर पे भी नहीं मिलेगा। तो अगर बस पे अपने को आईटीसी मिल जाएगा तो उसका रिपेयर पे मिल जाएगा। यहाँ पे रिपेयर का बात हो तो रिपेयर पे मिल जाएगा ना अपने को, बस पे भी मिला होगा जब बस खरीदा होगा। ठीक है, आगे आ जाइए प्लीज। डिटेल ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी ऑन 1/4/2019 आर एस फॉलोस। सीजीएसटी 5, एसजीएसटी 5, आईजीएसटी 40,000। बहुत ही खूबसूरत बात है। फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। रेट ऑफ जीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई एक्सेप्ट 2 अबव। तो बोलो क्या है 2 अबव? 2 में वही 18% वाला बात, 28% वाला बात है। इज 18%, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% एंड आईजीएसटी 18%। ऑल फिगर्स मेंशन्ड अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। अगर ये लाइन नहीं लिखा होगा तो अपने देंगे ना ये। देखो या तो उल्टा पुल्टा फिगर होगा, 118% करके लिखा हुआ होगा, और अगर नहीं लिखा हुआ है और ये 9 नहीं लिखा हुआ तो अपने लिखेंगे ना एजम्पशन में कि भाई नोट में डालेंगे कि भाई इट इज अज्यूम दैट ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ठीक है, all the conditions for availing ITC has been fulfilled except specifically given, yeah, and Mr. Gray is not eligible for threshold limit. ठीक है, कोई भी तरह का थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए ये अब इसको एलिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, रजिस्टर्ड है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, और कोई भी तरह का एग्जम्पशन का इसको नहीं मिलने वाला थ्रेशोल्ड लिमिट। यहाँ पर ये एग्जम्पशन क्वेश्चन में ही डाल के दे दिया है, ये डिबेटेबल पॉइंट नहीं है। Compute minimum net GST payable in cash by Mr. Gray in the month of April 2019। 8 मार्क नवंबर 2019। देखो पिछला वाला क्वेश्चन भी 8 मार्क का था, ये वाला क्वेश्चन भी 8 मार्क का है। तो अपने को क्या पता चल गया भाई, 1 लाख पे तो डायरेक्ट टैक्स निकाल देंगे। ठीक है, अपने कितना कॉलम बनाएंगे? पर्टिकुलर्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। एम आई करेक्ट? कोई दिक्कत लग रहा है? उल्टा कर दूं? आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई और पर्टिकुलर्स। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से, तुमको अगर सही दिख रहा है वैसे तो ये कॉलम्स बनाना है। तो पहला वाला इंटर था तो 1 लाख पे टैक्स तो निकाल के पटक देंगे इमीडिएटली का इमीडिएटली। चलो आओ देखते हैं धीरे धीरे। तो क्या लिखा हुआ है? टोटल टैक्स लायबिलिटी और वही वैल्यू सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के कॉलम बना दिए गए। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में 18,000 वैल्यू यहाँ पे ला के लिख दिया। 1 लाख पे टैक्स, 1 लाख पे टैक्स अपने को मालूम है, तो कैलकुलेटर चलो नहीं भी चलाओगे तो काम हो जाएगा। एग्ज़ाम में मत करना 1,10,000 पे निकालना था तो सोचा 1,18,000 प्लस 1,800 कर देंगे, लेकिन गलती से लिख दिया 18,000 खाली। हो गया ब्लंडरस मिस्टेक और हो गया तुम्हारा एग्जाम में 8 मार्क का 4 मार्क। सीधा 4 मार्क तब जब तुम पूरा हिसाब बना के दियो, ढंग से फॉर्मेट पूरा लिख के दियो, नोट्स पूरा डाल के दियो क्योंकि तुम्हारा आंसर तो गलत हो ही जाएगा ना बाबू। ठीक है, 4 मार्क वाला बात को दिल से मत लगाना, हो सकता है 2 मार्क भी दे दे, बिकॉज दिस इज डिपेंडेंट ऑन ICAI का गाइडलाइंस कि वो लोग किस तरह से गाइडलाइन दे रहे हैं। ठीक है, फिर आया क्या? 500 पैकेट 400 रुपये में बेचा। 500 इंटू 400 कितना हुआ? 2 लाख रुपए हो गया क्या? देखो लिखा हुआ भी है 500 इंटू 400 2 लाख रुपया। अब 2 लाख पे 28% के हिसाब से करेंगे क्योंकि इट इज अ मिक्स्ड सप्लाई। आपको दोनों चीज साथ में बेचने का रिक्वायरमेंट नहीं था आपको दोनों चीज साथ में बेचने का रिक्वायरमेंट नहीं था। आपने जानबूझ के बेचा, अब बेचा तो बेचा है, बट रेट अलग अलग है तो टैक्स ज्यादा लगेगा ये चीज क्या चीज चेक कर रहा है? ये सप्लाई का चैप्टर में जो आपका कंसेप्ट है उसको चेक कर रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई बहुत बड़ा विशेष समस्या भी नहीं है। आ जाइए आगे देखते हैं क्या। वो जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को जर्नल्स प्रोवाइड किया है उसको क्या बोलेंगे? उस पे तो साहब टैक्स लगेगा ना। क्यों? क्योंकि कॉलेज को तो नहीं दिए हैं आप ये फैसिलिटी। कॉलेज को अगर आप सेल कर रहे होते, सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते या गुड्स प्रोवाइड कर रहे होते, जो भी कर रहे होते, तब आपको एग्जाम्पशन मिल जाता। लेकिन यहां पर तो कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। देखो लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल टू प्राइवेट कोचिंग सेंटर 50,000, 4,500, 4,500 आ गया। यहाँ पे आरसीएम वाला बात था क्या? यहाँ पे आरसीएम वाला बात नहीं था।
आरसीएम वाला बात नहीं था, तो कैश में पे करने वाला बात भी नहीं था, ठीक है। बट यहाँ पे एक दूसरा बात था जो पहला और दूसरा क्वेश्चन में था, क्या था वो, कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, देखो दे दिया। अब ये हिस्सा जो है ना, यहाँ से आप ये अलग हिस्सा भी कर सकते हो, देखो टोटल लायबिलिटी आपने निकाल दिया, ये अलग हिस्सा हो गया, फिर नीचे चालू कर दो अलग टेबल से, अगर करना चाहो तो। आईटीसी ब्रॉड फॉरवर्ड आईटीसी 5/5/40 जो कि अपना क्वेश्चन से मैच करता है। फिर आ गया इंटरस्टेट परचेज ऑफ गुड्स। अब जो 20,000 का गायब हो गया है उसका थोड़ी ना तुमको दे देगा वो इनपुट क्रेडिट, तो उसका तो मिलेगा नहीं, तो आपको कितना का मिलेगा, 50 का मिलेगा, तो 50 का निकाल लो, 9,000 रुपये आ गया, 100 का 18, 50 का 9। फिर आ गया रिपेयरिंग ऑफ बस विद सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 20 पैसेंजर। ये 20 पैसेंजर वाला बात चमका के क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 13 से ज्यादा है ना, ठीक है, 4.5 4.5। तो अब देखो जोड़ के लिखो ना, 5 4.5 5 4.5 9,000 9,500, ये 49,000। और आपका ऊपर में टैक्स लायबिलिटी तो कितना था, 32,500 32,500 और 18,000 रुपया। तो उसको वापस से आप यहाँ पे उतार दो कि टोटल टैक्स लायबिलिटी इतना है। सेट ऑफ आईजीएसटी का आईजीएसटी के साथ, तो यहाँ पे 18,000 आप सेट ऑफ कर दो, यहाँ 49,000 है, तो यहाँ पे बचा कितना, 49 माइनस 18 कितना बचा, मेरे हिसाब से 31 बचा क्या, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब 32,500 में आप आईजीएसटी को पहले सेट ऑफ कर दो, आप पहले आईजीएसटी को देखो सेट ऑफ कर दो। अच्छा, ये दोनों किसी भी प्रोपोर्शन में कर सकते हैं, मैंने आपको क्लास के बिगिनिंग में बता दिया कि अपना इंटरप्रिटेशन अपने इस तरह से रखेंगे, आईजीएसटी का कुछ बैलेंस अगर बच रहा है तो उसको कोई भी प्रोपोर्शन में अपने एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो बचा हुआ 31,000 उसको अपने बराबर बराबर भी डिवाइड कर सकते थे, 15,500 15,500 15,500 15,500 माइनस हो जाता तो कितना बचता, आई थिंक 17,000 बचता। 17,000 माइनस 9,500 9,500, एक बार करो ना, ये 17 माइनस 9,500, देखो या तो हम दोनों में 7.5 लिखते, या तो एक ही में 15,000 लिख दिए, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है क्या। 49 में से 18 गया, 31 बचा, 31 को डिवाइड कर दो दोनों में, 15,500 15,500 15,500 15,500 माइनस 9,500 9,500 इज इक्वल टू 7,500 7,500 7,500 7,500 मिलकर कितना हुआ, 15,000 रुपया। नेट आंसर आपका देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 15,000 रुपया, ठीक है ना। सॉरी, इस चीज के लिए परेशान नहीं होने का एग्जाम में, वेरी सिंपल चीज है जी। आ जाओ आगे। सप्लाई ऑफ डिटर्जेंट एंड बकेट टुगेदर और विद अ सिंगल प्राइस ऑफ 400, देखो लिख दिया है, वहां पे स्पेसिफिकली सिंगल प्राइस नहीं लिखा होता, ठीक है, वहां पे सिंगल प्राइस नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यहां पर नोट में देखो सिंगल प्राइस लिख दिया। इज अ मिक्स्ड सप्लाई, बीइंग अ मिक्स्ड सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ 2 सप्लाई, इट शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ पर्टिकुलरली ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई दैट अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, दैट इज 28%। पूरा बात यहां पे लिख दिया है। सिंगल में 400 मतलब डिटर्जेंट 300 और बाल्टी 100 रुपया, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरा के साथ एकदम देने का कोई ट्रेड प्रैक्टिस भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब साथ में देने कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, आप जबरदस्ती अपने मन से दियो, इसको मिक्स्ड सप्लाई बोला जाएगा। मिक्स सप्लाई बोला जाएगा तो हाईएस्ट रेट जो होगा उस पर टैक्स दिया जाएगा, जो कि है 28%, ठीक है। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स इज एग्जम्प्ट ओनली व्हेन द सेम इज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट व्हिच प्रोवाइड्स क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। Since private coaching center does not provide any recognized qualification, the supply of online education journal is same to the same will be taxable, ठीक है। ये यहाँ पर ना which provides educational institute, आप ब्रैकेट में लिख लो कॉलेज, ठीक है। फिर IITC can be taken only on the basis of valid tax paying document, thus IITC is not available on goods for which invoice is missing. IITC on motor of transportation of person for seating capacity more than 13 including driver used for any purpose is allowed. Further, IITC on repairs of maintenance services relating to such motor vehicle IITC will be allowed, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला कॉलेज वाला बात देख लें क्या जाके, हाँ देख लेते हैं सर, ताकि तुम लोग क्लैरिटी आ जाए ना कि भाई गड़बड़ तो नहीं हो गया जीवन में। दिखा भी देते हैं, एग्जामिशन कहाँ गया, 6 ओनली फॉर कॉलेजेस। देखो
ठीक है ना, ये वाला आपने पढ़ लिया ना, आपने पढ़ के आए थे, कॉलेजेस पे ही खाली रहता है, ठीक है। तो उस वाले बात को आप ना काट सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कॉलेज, since private coaching does not provide recognized qualification or are not colleges, the supply of online education general to the same will be taxable। ठीक है, यहाँ तक अपने को क्लैरिटी मिल गया क्या? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बात है। जितना भी सारा एग्जामिनेशन रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ाए ना वो अपने कवर किए हैं, तो उसको एकदम भी टेंशन के तौर पे दिमाग में मत लेना प्लीज़, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये वाला वही है कि भाई कोई भी प्रोपोर्शन में IGST को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है।